हेलो हेलो गाइस, कैसे हो? तो सुनिए ये न्यू स्टोरी और राट कार्टर का कहानी पसंद आए तो बताना जरूर। ठीक, अब बिना देरी करे कंटिन्यू करते हैं। रोना और तड़प। ये कहानी ईशानी कपूर की है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत फैसले लिए। हालांकि वो पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन पैसा क्या न करवा दे, यही हुआ ईशानी के साथ। पैसे के मोह में उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसकी वजह से ही जो पति उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो दूर हो गया। लेकिन इतना होने के बावजूद उसने कुछ सीखा नहीं, बल्कि जब उसका पति उससे दूर हो गया तो वो उसके पीछे भागने लगी और उसे अपनी लाइफ में फिर से आने के लिए फोर्स करने लगी। वो इतना अंधी हो गई कि आखिर में उसकी मौत की वजह भी सिर्फ पावर और पैसा बना। लेकिन ईशानी की कहानी यही नहीं खत्म होती, बल्कि ये तो शुरुआत थी। उसे एक मौका मिला ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके, लेकिन अपनी बॉडी में नहीं। बाकी एक नोवेल। तो कैसा रहेगा ये सफ़र ईशानी के लिए? और क्या वो इतना सब कुछ करने के बाद कुछ सीखेगी, या वो फिर से वही गलती करेगी जो उसने पहले की थी, या अब की कुछ अलग होगा? जानने के लिए पढ़िए ये कहानी सिर्फ प्रतिलिपि पर। हेलो दोस्तों, तो मैं हाजिर हो गया हूँ एक नई स्टोरी लेकर। ये माय एक्स हस्बैंड का दूसरा सीज़न है, इसलिए इसे भी आप लोग खूब सारा प्यार देना, जैसे पहले सीज़न को दिया था। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1। एक पहाड़ी पर जोर जोर से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ को सुनकर लग रहा था कि शायद वो कोई लड़की की आवाज़ थी। पास जाकर देखते हैं तो एक लड़की पहाड़ी में खड़ी हुई नज़र दिखाई दे रही थी। वो लड़की काफ़ी जोर जोर से जो रही है, ये और कोई नहीं ईशानी थी, जो मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसलिए वो तब से भटक रही थी। क्यों क्यों भगवान जी, क्यों? क्यों मुझे नहीं रोका वो सब गलतियां करने से? क्यों? अगर रोका होता तो आज मैं आहान के साथ होती। क्यों मैं इतना अंधी हो गई थी पैसे और पावर के पीछे? मैं इतना अंधी हो गई थी कि मैंने उस मासूम के दिल को भी बार बार तोड़ा। क्यों क्यों क्यों? इतना कहकर वो फुट फुट कर रोने लगी। ईशानी अभी रो ही रही थी कि तभी वहां पर एक रोशनी चमकने लगती है, जो कई रंगों के साथ मिली हुई थी, और इसके साथ ही ईशानी को एक आवाज़ सुनाई दी। अब पछताने से क्या फ़ायदा ईशानी? ये आवाज़ सुनकर ईशानी एकदम से चौंक जाती है। वो इधर उधर देखती है, कौन है यहाँ, कौन है? मेरे सामने आओ। जिस पर उसे आवाज़ फिर से सुनाई देती है, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ ईशानी, सामने देखो। जिस पर ईशानी सामने देखती है, जहाँ उसे वही रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर ईशानी पूछती है, आप कौन हो? जिसे सुनकर उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है, सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, सवाल ये है, क्या तुम्हें सच में पछतावा है ईशानी? तुम अपनी लाइफ हमेशा उस चीज़ के पीछे भागती रही थी जो तुमसे दूर हो गई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आहान है, जो तुमसे इतना प्यार करता था, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? हमेशा उसको नीचा दिखाया। तुमने तो उस मासूम को भी नहीं छोड़ा। उसको तुमसे कितनी उम्मीद थी कि आहान की तरह तुम भी उससे प्यार करेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक तरह से कहा, जिस हालत में आज तुम यहाँ पर हो, अपनी गलती की वजह से तुम अपने परिवार का सच नहीं देख पाई। ये सब सुनकर ईशानी फिर से रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। काश मुझे एक मौका मिलता तो मैं पीछे जाकर सब कुछ सही कर देती। तब उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में पछतावा है तो मैं एक मौका दे सकता हूँ। लेकिन ये सुनकर ईशानी की आंखों में उम्मीद आ जाती है, लेकिन सुनकर ईशानी कहती है, लेकिन क्या? तब उसे आवाज़ फिर से सुनाई देती है, लेकिन तुमने जो गलतियां की उसकी सज़ा तो तुमको भुगतनी ही होगी ईशानी। और तुम्हारी सज़ा ये कि तुम्हें एक लड़की की ज़िंदगी संवरानी होगी। अगर तुम ऐसा कर पाती हो तो मैं तुम्हें ज़रूर एक मौका दूंगा। तो बोलो ईशानी, क्या तुम तैयार हो? ईशानी बिना सोचे समझे कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। जिसे सुनकर उसे आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। इसके साथ ईशानी की तरफ एक रोशनी आती है और धीरे धीरे उसकी सोल वहाँ से गायब होने लगती है। और थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। उसके गायब हो जाने के बाद वो रोशनी भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वहाँ पर सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, एकदम शांत। इधर एक अंधेरे कमरे में जहाँ सिर्फ अंधेरा ही था, वहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही थी। पास जाकर देखा जाता है तो वो कुछ जंगली चूहे थे, जो शायद किसी को काट रहे थे। तभी वो लड़की एकदम से सांस लेती है, जिस पर चूहे इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है और कुछ नहीं। जिस पर वो लड़की खुद से कहती है, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? लेकिन तभी उसे अपने शरीर पर दर्द का एहसास होता है, आहे, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। लेकिन एक बात थी, उस अंधेरे में भी उस लड़की की ब्लू आंखें चमक रही थी। ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो उस पहाड़ी पर थी, तो फिर यहाँ कैसे? कहीं सच में मुझे सजा तो नहीं मिली, जैसा कि उस आवाज़ ने कहा था? सजा या मौका? लेकिन वो लड़की अभी आगे कुछ कह पाती है उससे पहले ही उसका सर तेजी से घूमने लगा और एक दर्द के लहर घूम गई, जिससे वो लड़की अगले ही पल बेहोश होकर वहीं पर फिर से गिर गई। कुछ वक्त बाद जब उस लड़की को होश आता है, तो पहले तो वो अपनी आंखें सही से खोल नहीं पाती है, लेकिन फिर वो धीरे से आंखें खोलती है तो वो इधर उधर देखती है और खुद से कहती है, ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो। लेकिन तभी उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है।
जिससे उस लड़की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। क्या सच में? तब उसे वही आवाज़ फिर से दोबारा सुनाई देती है, हाँ ईशानी, तुम्हें इस लड़की की ही जिंदगी संवारनी है और अगर ऐसा तुम कर पाती हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा असली दुनिया में, लेकिन ध्यान रहे कभी किसी से इतना लगाव मत लगा लेना क्योंकि इससे तुमको ही तकलीफ होगी बाद में। ये सुनकर वो लड़की यानी ईशानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को नॉर्मल करती है और खुद से कहती है अगर ऐसा है तो मुझे ये करना ही होगा, फिलहाल मुझे बचना होगा क्योंकि कहानी के हिसाब से अभी कुछ लोग यहाँ आते होंगे ताकि वो मुझे फिर से उसी अनाथ आश्रम में ले जाए जहाँ वो बच्चों से गलत काम करवाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ से भागना होगा। इतना कहकर वो उठकर इधर उधर देखती है, उसे सिर्फ खिड़की दिखाई देती है। वो बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से बाहर कूद जाती है बिना ये जाने कि वो कितने ऊपर से कूदी है, लेकिन वो सही सलामत थी। ऐसा कैसे? लेकिन ईशानी के पास अभी कुछ सोचने का टाइम नहीं था क्योंकि उसे अभी खुद को बचाना था, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। उसके भागने के कुछ देर बाद ही वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और ईशानी को न देखकर चिल्लाते हैं, ये लड़की कहाँ गई, ढूंढो उसे, अगर वो लड़की नहीं मिली ना तो बॉस चिल्लाएंगे, जल्दी करो। फिर क्या था, वो सब लोग ईशानी को ढूंढने लगते हैं। वही ईशानी भागते भागते एक जंगल में आ जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी क्योंकि वो अभी बहुत कमजोर थी, शायद इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और सोचने लगती है आखिर उसके साथ हुआ क्या। एक्चुअली वो एक नोवेल में आ गई थी, वो भी विलेन के किरदार में। जिस लड़की के बॉडी में इस वक्त ईशानी मौजूद है, असल में इस नोवेल की कहानी बहुत अजीब है। अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस लड़की का किरदार जो विलेन का है उसने कभी विलेन के काम किए भी नहीं, फिर भी उसे विलेन बना दिया गया, वो भी जबरदस्ती। बचपन में जब वो 4 साल की थी तो अपनी फैमिली से बिछड़ गई और एक अनाथ आश्रम में पहुंच गई जहाँ के मालिक बच्चों से गलत काम करवाते थे, ड्रग का, वीक मांगने। उनका एक काम सीक्रेट था, वो काम था कि वो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते थे और वो लड़की यानी ईशानी भी उसमें शामिल थी। उस पर भी करीब 3 साल एक्सपेरिमेंट किया था। जहाँ पहले वाली ईशानी एक डरपोक और कुछ नहीं पाती थी, वही एक्सपेरिमेंट के बाद वाली ईशानी इतनी ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट हो गई कि वो हर चीज़ कर सकती थी। इसलिए वो ईशानी का यूज़ अपने लिए करना चाहते थे, लेकिन ईशानी के अंदर आज भी कहीं असली ईशानी जैसे मौजूद थी, इसलिए उसने सीधा मना कर दिया। तब उन्होंने उसे टॉर्चर किया। वो अभी सिर्फ 12 साल की ही है और इतनी कम में टॉर्चर से लेकर उसने क्या क्या नहीं झेला। ईशानी नोवेल की पूरी कहानी सोचकर उसकी आंखें इस वक्त लाल हो जाती है। शायद उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। आगे की कहानी सस्पेंस में ही मैं रख रहा हूँ ताकि आगे जब आप पढ़ो तो स्टोरी बोरिंग न लगे। अभी ईशानी अपनी सोच में खोई हुई ही थी कि तभी उसके कानों में सरसराहट की आवाज़ पड़ी। वो लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए, जिस पर ईशानी जल्दी से रिएक्ट करती है और कुछ सोचने लगती है। जल्दी ही उसे एक आइडिया आ जाता है जिसे सोचकर उसकी आंखें चमकने लगती है। वही वो लोग ईशानी को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो करीब 5 लोग थे, जिनमें से एक कहता है, कुछ भी हो जाए उस लड़की को ढूंढो, नहीं तो बॉस बहुत गुस्सा होंगे, समझे। एक काम करो, 2 लोग इधर जाओ और 2 लोग उधर, मैं सामने देखता हूँ और जैसा भी हो फौरन आवाज करना, समझा तुम सब लोग। जिस पर सब बच जाते हैं और वो खुद सामने चला जाता है। लेकिन तभी उस जंगल में एक भयानक चीख गूंजती है, जिसे सुनकर सब उस तरफ भागते हैं और देखते हैं तो उनका दिल दहल जाता है। ये उनका साथी ही था जो अब शायद इस दुनिया में नहीं था। वो पेड़ पर लटका हुआ था और गले में रस्सी जैसा कुछ था जिसमें कांटे भी लगे हुए थे। ये देखकर वो चारों काफी डर जाते हैं। तभी उनका लीडर कहता है, जल्दी करो, उसे ढूंढकर उसे काबू करो, वरना वो हम सबको भी। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की कि पीछे एक रस्सी उसके एक आदमी के गले में आकर गिरती और उसके बाद वो उसको घसीट कर ले जाता है। वो तीनों उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं लेकिन छुड़ा नहीं पाते हैं। अगले ही पल वो आदमी गायब हो जाता है। अब बचे थे 3 जो काफी डर हुए थे। मौत का तांडव चैप्टर 3। जिसके बाद जंगल में एकदम से सन्नाटा हो जाता है, कोई आवाज नहीं आ रही थी, सब कुछ एकदम शांत हो गया। ये महसूस करके वो बचे 3 लोग और ज्यादा डर जाते हैं। उन तीनों का गला सूखने लगता है, माथे से पसीना चूने लगता है। इतनी शांति में उन्हें अपने कान में पसीने के भी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गला जो सूख रहा था उसकी भी आवाज़ उनके कानों में सुनाई दे रही थी। लेकिन कुछ हुआ, एक नुकीली चीज़ उड़ती हुई आई और एक शख्स के माथे के बीचों बीच से होकर आर पार हो गई। ये दृश्य देखकर बचे 2 लोग इतना डर गए कि वो दोनों अपने आप को हिला तक नहीं पा रहे थे, बस उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। दोनों में से एक डरते हुए कहता है, भाई हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अगर जिंदा बचे रहे तो हम उसे फिर कभी पकड़ लेंगे।
लेकिन अगर हम यहाँ रहे तो जरूर हमारी मौत हो जाएगी। जिस पर दूसरा वाला कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें निकलना चाहिए यहाँ से। लेकिन उन्हें नहीं पता था अब देरी हो चुकी है। जैसे ही वो दोनों भागने के लिए बाहर के लिए मुड़ते हैं, वैसे दो नुकीली जैसे चीजें और आती है और उन दोनों के गले के आर पार हो जाती है और वो बचे दोनों भी वही खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद झाड़ी के पीछे से एक आकृति बाहर आती है। ये और कोई नहीं, ईशानी ही थी। ईशानी ने ही सबको मौत के घाट उतारा था। लेकिन आप लोग कहेंगे कि ईशानी इतना इंटेलिजेंट कब से हो गई, तो मैं आपको बता दूं, ये नोवेल वाली ईशानी की इंटेलिजेंस है, ना कि रियल वर्ल्ड वाली। क्योंकि रियल वर्ल्ड वाली होती तो वो यहाँ होती ही क्यों। उन सबको मारने के बाद ईशानी वहां से भाग जाती है। हालांकि उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उसे पता था अगर उसे अपने आप जिंदा और सही सलामत रखना है तो उसे यहाँ से दूर जाना होगा। तभी वो सही सलामत रह पाएंगी और इस लड़की की जिंदगी सही कर पाएंगी। इधर ईशानी तो भाग गई थी, लेकिन जिन लोगों को ईशानी को पकड़ने के लिए भेजा था, यानी अनाथ आश्रम के उस मालिक ने, जब वो अपने आदमियों को कॉल करता है तो कॉल नहीं लगता है। इसलिए वो गुस्से में अपने आप से कहता है, ये कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, वो लड़की मिली या नहीं। हे भगवान, अगर वो लड़की नहीं मिली तो मेरी मौत पक्की है। बड़े बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो एक लौटी लड़की है जो इतने एक्सपेरिमेंट के बाद भी जिंदा और सही सलामत है। अगर बॉस को ये बात पता चली कि वो लड़की भाग गई है तो मैं तो गया। इतना कहकर वो फिर कॉल लगाने लगता है, लेकिन हर बार वही जवाब, जिस पर वो खुद कुछ लोगों को लेकर उसी जंगल के लिए निकल जाता है। वही ईशानी भागते भागते हुए एक रोड पर आ जाती है जो शायद हाईवे था। लेकिन ईशानी को नहीं पता था कि ये रोड कहाँ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कहानी बदल गई थी। क्योंकि पहले कहानी में ईशानी को उन लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन यहाँ ईशानी बच गई है उन लोगों ने, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो अपने मन में कहती है, हे महादेव मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं कहाँ जाऊँ। एंड NBSP। उसके इतना कहते ही जैसे महादेव ने उसकी बात सुन ली हो, उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि उसे सीधे जाना है। फिर क्या था, वो सीधा जाती है और दौड़ते हुए वो एक छोटे से स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां पर एक ट्रेन खड़ी थी। वो बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन में चढ़ जाती है। उसके चढ़ते ही ट्रेन भी चल देती है। वो ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन थी और ईशानी लगेज वाले डिब्बे में थी, जहां पर भी कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ का लगेज रखा हुआ था। ये लगेज ऐसा होता है जहां पर टीटी का खतरा नहीं होता है कि वो टिकट चेक करने आएगा। इसलिए ईशानी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। थकान और कमजोरी की वजह से वो वही सो जाती है। लेकिन अनाथ आश्रम का मालिक जब अपने लोगों के साथ जब उस जंगल में पहुंचा और अपने लोगों की हालत देखी तो उसका दिल दहल गया। अपने लोगों की हालत देखकर सब दो कदम डरकर दूर हो गए, लेकिन सब समझ गए ये सब उस लड़की ने ही किया है और ये सब एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है। ये सोचकर वो अनाथ आश्रम का मालिक अपने लोगों से कहता है, ढूंढो उस लड़की को, मुझे ये खबर बॉस को बतानी होगी। हम उस लड़की को ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं, हमें कुछ करना होगा, लेकिन सबसे पहले ये खबर बॉस को बतानी होगी। तुम सब जगह हर जगह उसे ढूंढो और जैसे ही मिले उसे लेकर आओ। जिस पर उसके लोग वहां से चले जाते हैं ईशानी को ढूंढने के लिए। उसके जाने के बाद वो डरते हुए किसी का नंबर निकालता है। वो नंबर निकालने में ही इतना पसीने से तरबतर हो गया था कि उसे बात करने से फट रही थी, लेकिन फिर भी वो डरते हुए वो नंबर डायल कर देता है। ईशानी पहुंची दिल्ली। नंबर डायल होते ही रिंग जाने लगी। जितने बार रिंग जाती उतने बार उसकी सांसें ऊपर नीचे होती है। तभी कॉल उठता है और एक भारी आवाज आती है, हेलो। ये आवाज सुनकर वो एकदम से कांप जाता है, लेकिन फिर वो हकलाते हुए कहता है, बॉस वो लड़की भाग गई। ये सुनकर फोन के दूसरे तरफ एकदम से सन्नाटा पसर जाता है, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। अगले ही पल उसके कानों में एक गुस्से भरी आवाज पड़ती है जो कह रहा था, कैसे काम करते हो तुम लोग, एक लड़की को नहीं संभाल पाए। कुछ भी हो जाए उस लड़की को ढूंढो और वापस लाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ 24 घंटे है तुम्हारे पास। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है, लेकिन उसकी धमकी सुनकर वो अनाथ आश्रम का मालिक एकदम घबरा जाता है। अब उसकी आंखों में अपनी मौत दिखाई देने लगती है। अगली सुबह जब ईशानी की आंखें खुलती है तो अपने आप को उसी ट्रेन में पाती है जो किसी स्टेशन में खड़ी थी। ये देखकर वो एकदम से खड़ी हो जाती है। अब वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो उससे उतर जाती है। उतरते ही उसकी नज़र एक बोर्ड पर जाती है जहाँ लिखा था नई दिल्ली स्टेशन। नई दिल्ली यानी मैं दिल्ली आ गई, मुझे यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वो इधर उधर देखती है और फिर वहाँ से बाहर निकलने लगती है। थोड़ी देर में वो स्टेशन के बाहर खड़ी थी और ईशानी इस वक्त किसी गहरी सोच में थी। वो कुछ सोच रही थी। एक्चुअली वो उसी अनाथ आश्रम के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर अभी भी कई बच्चे होंगे। इसलिए ईशानी उन सबको बचाने का सोच रही थी, लेकिन उसके लिए उसे ऐसे किसी के पास जाना होगा जो उसकी मदद कर पाए। इसी सोच के साथ वो पैदल ही वहां से निकल जाती है। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगी, वो बस चले ही जा रही थी। ईशानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने मन ही मन कहती है, कैसे मैं उन सबको बचाऊं, कैसे। लेकिन तभी कुछ लोगों की नज़र ईशानी पर पड़ती है। ये वही लोग थे जो लोग ईशानी को ढूंढ रहे थे।
ईशानी को जैसे ही अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस होती है वो फौरन उस तरफ देखती है जहाँ पर कुछ लोग उसे ही देख रहे थे और उसे देखकर उसकी तरफ आना भी शुरू हो गए, जिसे देखकर ईशानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके मुंह से निकलता है भाग ईशानी। इतना कहकर वो वहां से भागना शुरू कर देती है। जैसे ही वो लोग देखती है ईशानी भाग रही है तो वो सब भी ईशानी को पकड़ने के लिए उसके तरफ भागते हैं। ईशानी अभी थोड़ा सा ही भागी थी, वो इतनी थक जाती है जैसे उसने बहुत भागा हो। ईशानी को ये इसलिए फील हो रहा था क्योंकि वो अभी बहुत कमज़ोर थी। ये महसूस होते ही ईशानी खुद से कहती है मुझे जल्दी से कुछ करना होगा वरना ये लोग मुझे फिर से पकड़ लेंगे। कुछ सोच ईशानी इतना कहकर वो इधर उधर देखती है और बार बार पीछे भी देखती है जहां उसे वही लोग आते हुए दिखाई दे रहे थे। जिसे देखकर ईशानी इधर उधर देखती है तो उसे कुछ दूरी पर एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। वो फौरन अपनी स्पीड बढ़ाती है ताकि वो जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंच सके। वही जो लोग उसका पीछे कर रहे थे उसे पकड़ने के लिए। उन सबको जैसे ही एहसास होता है तो उनमें से एक जल्दी से कहता है जल्दी कर, अगर वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इतना कहकर वो तेजी से ईशानी की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ईशानी किसी से टकरा गई थी जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। उनसे टकरा कर ईशानी गिर जाती है जिससे उसे चोट लग जाती है। जैसे ही वो उस पुलिस वाले को ये एहसास होता है वो फौरन ईशानी को उठाता है। आपको लगी तो नहीं बेटा, आप कहाँ ध्यान देकर चल रहे थे, हाँ आपको अपना ख्याल रखना। ईशानी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसकी सांस इतनी फूल रही थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए ईशानी इशारे में अपने हाथों से बताती है। जैसे ही उस पुलिस वाले को समझ में आता है तो उस तरफ देखता है जहाँ पर वही लोग आ रहे थे, जिन्हें देखकर उसका चेहरा एकदम से शक्त हो जाता है। वो कुछ कह पाते हैं उससे पहले ही ईशानी बेहोश होकर उनकी बाहों में गिर जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाते हैं। हे बच्ची उठो, लगता है बेहोश हो गई, मुझे इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। राघव जल्दी से फोर्स को ले और सामने भाग रहे लोगों को पकड़ जल्दी। उसके ये कहने पर जल्दी से पुलिस एक्शन लेती है और वो पुलिस वाला ईशानी को अपने गोद में उठाकर वहां से निकल जाता है। वही पुलिस कुछ देर में उन सबको पकड़कर जेल में डाल देती है। वही वो पुलिस वाला ईशानी को लेकर अपने घर जाता है, न कि हॉस्पिटल, ये सोचकर कि कहीं फिर से कोई और इस लड़की के पीछे यानी ईशानी के पीछे ना आ जाए। ईशानी सिंघानिया मैंशन में चैप्टर 5। उस पुलिस ऑफिसर की जीप जैसे ही उसके घर के बाहर आकर खड़ी होती है, एक बड़ा सा गेट खुलना शुरू होता है। वो गेट बहुत बड़ा था। गेट खुलने के बाद वो जीप अंदर चली जाती है, जिसके अंदर का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। थोड़ी दूर जाकर वो जीप रुकती है जहाँ के बहुत बड़ा घर बना था, जो इतना बड़ा था कि उसे एक लफ्ज में कह नहीं सकते थे। वो पुलिस ऑफिसर ईशानी को अपनी गोद में उठाकर अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो हाल में बैठे लोग उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। उन सब के चेहरे के काफ़ी सवाल था। दूसरी तरफ एक डॉक्टर की टीम भी खड़ी थी। वो पुलिस ऑफिसर ईशानी को लेकर एक कमरे में जाता है, उसके पीछे वो डॉक्टर की टीम भी। उस कमरे में आने के बाद वो शख्स ईशानी को आराम से बेड पर लिटा देता है और पीछे मुड़कर वो डॉक्टर को इशारा करते हैं कि वो इसको देखे और खुद बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को जवाब जो देना था। वो शख्स हाल में आते हैं तो सब उसे देखने लगते हैं। कुछ देर की शांति के बाद एक आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कहती है अब बताओगे भी कौन है वो बच्ची। ये आवाज़ उस घर के हेड की थी जिनका नाम प्रताप सिंघानिया था, और जो शख्स ईशानी को लेकर आए थे वो इनके बेटे राजेंद्र सिंघानिया। अपने डैड की बात सुनकर राजेंद्र जी बोलते हैं पता नहीं पापा जी, मुझे वो पुलिस स्टेशन में मिली थी जो किसी से बचकर भाग रही थी। मैंने उससे पूछने की कोशिश की लेकिन उससे पहले वो बेहोश हो गई। मैं ये सोचकर इसे यहाँ ले लाया कि कहीं फिर से वही लोग इसके पीछे न आ जाए। वैसे भी उसकी हालत मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। जिस पर प्रताप जी कुछ नहीं बोलते हैं। तभी एक डॉक्टर वहां आता है, जिसे देखकर राजेंद्र जी कहती है कैसी है वो डॉक्टर। जिसे सुनकर वो डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हैं और कहती है उस बच्ची की हालत बहुत खराब है। वो शायद एक हफ्ते से भूखी और प्यासी है और उसको देखकर लगता है जैसे वो काफ़ी वक्त से भाग रही थी। साथ में मुझे कुछ और भी पता चला, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ उसके टेस्ट करने होंगे। मुझे शक है कि उस लड़की पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए। जिसे सुनकर सब कोई शौक हो जाता है। प्रताप जी शौक होते हुए कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर। जिसे सुनकर डॉक्टर कहता है मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन कंफर्म करने के लिए मुझे उसके टेस्ट करने होंगे। शायद वो उन्हीं लोगों से भाग रही है जो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अगर ऐसा है तो हो सकता है वहाँ और भी बच्चे हो। फिलहाल आप लोग उसका अच्छे से ध्यान रखिए ताकि मैं कुछ दिन में उसके टेस्ट ले सकूं, क्योंकि उन टेस्ट के लिए उसकी बॉडी अभी सही नहीं है और शायद उसे आज होश भी ना आए। क्योंकि मैंने जैसे बताया आप सबको, वो करीब एक हफ्ते से भूखी और प्यासी है और थकी हुई है, इसलिए होश में आते ही उसे कुछ खिला दीजिए। जिसे सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं यकीन नहीं होता है इतना सब कुछ वो झेल रही थी। वो बच्ची, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे डॉक्टर, और कुछ दिन बाद जब वो नॉर्मल हो जाएगी तो हम उसे खुद हॉस्पिटल लेकर आएंगे ताकि आप उसके टेस्ट कर सके।
जिसके बाद डॉक्टर और उनकी टीम वहां से चली जाती है, जिनके जाने के बाद राजेंद्र जी की वाइफ रेवा सिंघानिया कहती है यकीन नहीं होता है कितना कुछ सहा होगा बच्ची ने, जिसे सुनकर राजेंद्र जी उस कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं जहां पर ईशानी अभी भी बेहोश थी। उसका चेहरे पूरी तरह पीला पड़ा हुआ था। उसको देखकर राजेंद्र जी अपनी वाइफ रेवा से कहते हैं रेवा क्या तुम इस बच्ची के कपड़े चेंज करवा सकती हो, जिसे सुनकर रेवा कहती है जी जरूर। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है, तभी उनकी भाभी भी आगे बढ़ते हुए कहती है रेवा मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। ये थी सविता सिंघानिया जो प्रताप जी के बड़े बेटे की वाइफ थी यानी अतुल सिंघानिया की। इसी तरह शाम हो जाती है और शाम होते ही ईशानी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। इसका मतलब था उसको होश आने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें पूरी तरह खुल जाती है। वो अपने आप को अनजान कमरे में देखकर एकदम से हड़बड़ाकर बैठ जाती है। हम कहाँ है, ये कौन सी जगह है, इतना कहकर वो इधर उधर देखती है और फिर वो बेड से उतरकर कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर आकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसे बाहर आते ही वो हाल दिखाई देता है जो बहुत बड़ा था, जिसे देखकर ईशानी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतना बड़ा घर, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है कहीं ये वही लोग तो नहीं है जो मुझे पकड़कर यहाँ ले आए हैं। अगर ऐसा है मुझे यहाँ से निकलना होगा, हाँ मुझे निकलना होगा। इतना कहकर वो इधर उधर देखती है तो उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। अगर ही पल वो बाहर की तरफ भागती है, लेकिन वो जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकलने को होती है वो एक बार फिर किसी से टकराकर गिर जाती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। चैप्टर 6। उसकी चीख सुनकर घर के बाकी सभी मेंबर बाहर आ जाते हैं। वही वो शख्स जिससे ईशानी टकराई थी वो कोई और नहीं प्रताप जी थी, जो इस वक्त बाहर से आ रहे थे। ईशानी को गिरते हुए देखकर वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब तक ईशानी गिर चुकी थी। वो आगे बढ़कर ईशानी को उठाते हैं। अरे अरे आराम से बच्चा, देखो तुम्हें लग गई है ना। उनकी आवाज़ सुनकर ईशानी जो अपने दर्द को जो अभी तक बर्दाश्त कर रही थी वो उन्हें देखती है और कहती है आप कौन और ये जगह कौन सी है, जिसे सुनकर प्रताप जी ईशानी को उठाते हैं और उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं हम तुम्हें सब बताएंगे, आओ पहले चलो अपनी चोट पर दवा लगवा लो। ईशानी उन्हें गौर से देखती है। ईशानी महसूस करती है उनके पास कुछ गलत फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए वो उनके साथ वापस हाल में आ जाती है जहां बाकी सब लोग भी आ चुके थे, यहाँ तक राजेंद्र जी भी। ईशानी उन्हें जैसे ही देखती है वो उन्हें पहचान जाती है और उन्हें देखकर कहती है आप तो वही पुलिस ऑफिसर हो ना जिनसे मैं टकराई थी, जिसे सुनकर राजेंद्र जी आगे आते हुए कहते हैं हाँ तुमसे सही पहचाना, और ये मेरा ही घर है इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। जिस पर ईशानी नॉर्मल हो जाती है, वरना वो अभी तक सोच रही थी कि उसे फिर से उन लोगों ने पकड़ लिया है, लेकिन अब ये जानकर वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। प्रताप जी उसको एक सोफे पर बैठा देते हैं, जिसके बाद सविता जी आगे आती है और उसके हाथों में जो खरोंचे आई थी उन्हें साफ करने लगती है और उन पर दवा लगाने लगती है। ईशानी ये सब कुछ ध्यान से देख रही थी, जैसे वो ये सब देखकर उसे कुछ याद आ रहा था, शायद अपनी फैमिली जो रियल दुनिया में थी। दवा लगाने के बाद सविता जी साइड हो जाती है, तब राजेंद्र जी उसके पास आते हैं। बेटा क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? उनकी आवाज़ से ईशानी होश में आती है और उनके सवाल पर चुप भी, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं था कि इस नोवेल में उसका नाम क्या है। जब उसे कोई नाम याद आया तो उसने अपना रियल नेम ही बता दिया है, ईशानी। जिसे सुनकर राजेंद्र जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं नाम तो बड़ा प्यारा है आपका, क्या आप हमें बताएंगी आप किन लोगों से भाग रही थी? जिसे सुनकर ईशानी को याद आता है कि उसे अभी भी वहाँ के बच्चों को बचाना है। ये सोचकर ईशानी अपने मन में कहती है ईशानी यही मौका है, इनको सब कुछ बता दे ताकि ये अंकल उन बाकी बच्चों को भी बचा सके। ये सोचकर ईशानी धीरे धीरे करके सब कुछ बताना शुरू कर देती है। पूरी फैमिली के मेंबर जैसे जैसे ईशानी की बात सुनते हैं हर कोई शॉक में चला जाता है। लास्ट में ईशानी कहती है उन लोगों ने जितने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए थे वो सब मर गए, सिर्फ मैं ही बची हूँ, क्योंकि उनके सारे एक्सपेरिमेंट मेरी बॉडी पर सक्सेस हो गए हैं, इसलिए वो मुझे अपने गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग निकली। अंकल क्या आप वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बचा सकते हैं? जिसे सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं हाँ जरूर बेटा, हम उन्हें जरूर बचाएंगे हम। इतना कहकर वो रेवा को देखते हैं और कहते हैं रेवा ईशानी के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, डॉक्टर ने कहा था इसे होश में आते ही कुछ खिला देना। जिसे सुनकर रेवा कहती है जी मैं अभी लाई। इतना कहकर वो वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। उनके पीछे पीछे सविता जी भी। किचन में आकर सविता जी रेवा से कहती है यकीन नहीं होता रेवा, इस छोटी सी बच्ची ने इतना कुछ झेला है, मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ। जिसे सुनकर रेवा कहती है सही कहा भाभी आपने, पता नहीं कैसे वो इतने दिन तक झेलती आ रही है, और पता नहीं वो कैसे लोग होने जो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुझे तो उन लोगों से नफरत है, ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। जिसे सुनकर सविता जी कहती है हाँ सही कहा, चलो हम जल्दी से उसके लिए कुछ अच्छा सा बना लेते हैं, पता नहीं कितने दिन से भूखी और प्यासी होगी मेरी बच्ची। सविता जी को एहसास ही नहीं हुआ उनके मुंह से ईशानी के लिए मेरी बच्ची निकल गया था, लेकिन रेवा जी को हो गया था, इसलिए वो सविता जी को देखने लगी।
और कहा आपने अभी अभी क्या कहा भाभी, जिस पर सविता जी कहती है क्या कहा रेवा मैंने, लेकिन तभी उन्हें भी एहसास होता है और वो रेवा को देखने लगती है और कहती है क्या सच में मेरी मुंह से ये निकल गया। जिस पर रेवा मुस्कुराते हुए कहती है हाँ भाभी, अगर सच कहा जाए जब से मुझे उस बच्ची के बारे में पता चला तब से मैं भी यही चाहती हूँ, आप और बड़े भाई सा उस बच्ची को अडॉप्ट कर ले, इससे आप दोनों को बच्चे की कमी पूरी हो जाएगी। जिसे सुनकर सविता जी की आंखें नम हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि सविता जी कभी मां नहीं बन सकती थी, उन्होंने इसका इलाज भी करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनके जीवन में कोई आएगा जो उन्हें मां कहेगा। लेकिन आज सिर्फ ईशानी का दुख भर सुनकर उनके मुंह से उसके लिए मेरी बच्ची निकल गया, ये सोचकर उनकी आंखों से एक आंसू का कतरा लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। मैं वो मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकता है। उम्मीद और ब्रेसलेट। चैप्टर 7। जब रेवा जी अपनी भाभी को इस हालत में देखती है वो उन्हें संभालते हुए कहती है संभालिए खुद को भाभी, जिस पर सविता जी कहती है क्या कभी कोई नहीं आएगा जो मुझे माँ कहकर पुकारेगा रेवा। जिस पर रेवा जी कहती है आप खुद को संभालिए भाभी, मैं उस बच्ची से बात करूंगी, अब आप रोए मत हम उस बच्ची को भूख लगी है, हमें जल्दी से कुछ बनाकर ले चलना चाहिए। जिसे सुनकर सविता जी को याद आता है, जिसे याद करके वो कहती है अरे हाँ मैं तो इस बारे में भूल ही गई, और मैं अपने दुख को लेकर बैठकर चलो रेवा हम जल्दी से कुछ बना कर ले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों ईशानी के लिए थोड़ी देर में वो दोनों ईशानी के लिए थोड़ा हल्का फुल्का खाना बनाकर उसे ले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने एकदम से खाना देने के लिए मना किया हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी दिन से ऐसे ही भूखी थी। इसलिए खाना ले जाने के बाद राजेंद्र जी ईशानी को खाना खिलाते हैं। ईशानी बहुत जल्दी जल्दी से खाना खा रही थी, सब उसे देख रहे थे लेकिन सब वजह भी जानते थे। खाना खत्म होने के बाद ईशानी धीरे से कहती है अंकल मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। जिसे सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं मैं जानता हूँ बेटा तुम्हें अभी बहुत भूख लगी होगी, लेकिन थोड़ा गैप में थोड़ा थोड़ा खाना हम क्योंकि तुम इतने दिन भूखी थी इसलिए एकदम से खाना खाने से तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है, समझ गई ना। जिस पर ईशानी अपना सर हाँ में हिला देती है। तब राजेंद्र जी ईशानी से पूछती है ईशानी बेटा क्या तुम अपनी फैमिली के बारे में जानती हो। अपनी फैमिली सुनकर ईशानी अपने मन में कहती है मेरी फैमिली, लेकिन मुझे अभी वहाँ नहीं जाना, क्या पता वो कैसे फैमिली हो, और मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे तो इस नोवेल की ईशानी की फैमिली की कोई यादें भी नहीं है, तो मैं अब इनको क्या जवाब दूँ। कुछ सोच कर ईशानी धीरे से कहती है मुझे कुछ याद नहीं है अपने फैमिली के बारे में अंकल, इसलिए मैं नहीं जानती कि मेरी फैमिली कौन है। जिसे सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं ठीक है अभी के लिए इतना रखते हैं हम तुम जाओ आराम करो जाकर, और किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो ये दोनों आंटी दिख रही है ना, इनसे कह देना हम इतना कहकर वो रेवा को देखते हैं। जिस पर रेवा आगे आकर ईशानी के पास आती है और कहती है आओ मैं तुम्हें कमरे में चलती हूँ, इतना कहकर वो ईशानी को वहाँ से ले जाती है। सविता जी भी उनके साथ चली जाती है। जिनके जाने के बाद प्रताप जी एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं यकीन नहीं होता है इस बच्ची ने इतना कुछ झेल लिया है, वो सिर्फ इतनी जी उम्र में, ये एक तरह का टॉर्चर है, कैसे वो बर्दाश्त कर रही होगी वो सब। जिसे सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं आप सही कह रहे हैं पापा। जिस पर प्रताप जी कहते हैं राजेंद्र पूरी फोर्स लेकर निकलो अभी उस जगह के लिए, क्योंकि जैसा ईशानी ने बताया वहाँ कई बच्चे और भी हो सकते हैं। जिसे सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं जी पापा मैं निकलता हूँ, इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। इधर प्रताप जी भी अपना फ़ोन निकालते हैं और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि वो भी होम मिनिस्टर थे इस देश के, इसलिए उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। फिर क्या था आगे आधे घंटे में राजेंद्र जी पूरी फोर्स के साथ उसी अनाथ आश्रम में पहुंचे हैं, जिससे वहां पर हड़कंप सा मच जाता है, लेकिन फोर्स सबको पकड़ लेती है और वहां पर जितने बच्चे थे सबको छुड़वा लेती है। जिसके बाद आगे के कार्यवाही के लिए राजेंद्र जी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक लड़की उनके पास आती है और उनसे पूछती है ऑफिसर सर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। जिसे सुनकर राजेंद्र जी उस लड़की को देखती है, वो ईशानी की एज के बराबर लग रही थी। वो कहते हैं हाँ पूछो बेटा। जिस पर वो लड़की कहती है क्या यहाँ के बारे में आपको मेघा ने भेजा है। जिसे सुनकर राजेंद्र जी कुछ समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो पूछते हैं कौन मेघा। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है मेघा हमारी दोस्त है और वो इकलौती इंसान है जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद भी जिंदा है सर, वरना बाकी तो सब मर गए, और आज तो ये लोग मुझे भी ले जाने वाले थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन आप वक्त पर आ गए इसलिए मैं और बाकी बच्चे बच गए। उस लड़की के बात सुनकर राजेंद्र जी को अब समझ में आता है कि ये लड़की ईशानी के बारे में बात कर रही है, इसलिए वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं आप ऐसा समझ सकती हो बेटा कि उसी ने मुझे यहाँ भेजा आप सबको बचाने के लिए। जिसे सुनकर उस लड़की की आंखें चमक जाती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और खुशी से कहती है मैं जानती हूँ मेघा ने हम सबको बचाया, क्या आप बता सकते हैं सर वो इस वक्त कहाँ है, मुझे उससे मिलकर थैंक यू बोलना है। जिसे सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं सॉरी बेटा लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है, क्योंकि इससे उसके लिए खतरा हो सकता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, एक दिन आप उससे जरूर मिलेगी।
अब आपको अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए। जिस पर वो लड़की मायूस हो जाती है और कहती है ओके सर। इतना कहकर वो अपने हाथ में पहने एक ब्रेसलेट निकालकर उन्हें देते हुए कहती है आप इसे उसे दे देना, ताकि अगर वो मुझे कभी मिले तो मैं उसे पहचान जाऊं और उससे कहना ये कभी अपने हाथ से न उतारे। जिस पर राजेंद्र जी वो ब्रेसलेट ले लेते हैं और कहते हैं मैं इसे उसको दे दूंगा और कहूंगा इसे कभी अपने हाथ से उतारना नहीं, क्योंकि ये तुमने दिया है। हम अब खुश। जिस पर वो लड़की मुस्कुरा देती है, जिसके बाद राजेंद्र जी भी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद उस लड़की को भी बाकी सबके साथ वहां से भेज दिया जाता है जहां से वो अपनी फैमिली के पास जाने वाली थी। मेरी आंखें नहीं खुल रही है। चैप्टर 8। अगले दिन सुबह जब सविता जी ईशानी के रूम में जाती है तो वो देखती है कि ईशानी अभी तक सो रही है और वो भी बहुत ज्यादा गहरी नींद में, शायद इसलिए अभी तक उसे सुकून नहीं मिला था। और जैसे ही उसको सुकून मिला तो वो गहरी नींद में चली गई। उसे ऐसे देखकर सविता जी मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और उसके सिरहाने में बैठकर उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। उन्हें फिर से एहसास होता है, लेकिन इस बार वो दुखी नहीं होती है बल्कि खुश होती है। वो ईशानी को सोते हुए देखकर कहती है मुझे नहीं पता महादेव क्या चाहते हैं, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगी, बाकी तुम पर सब है बेटा। इतना कहकर वो ईशानी के माथे को चूम लेती है और उसे सोने देती है, इसलिए वो बाहर चली जाती है। बाहर आकर जब डाइनिंग हॉल में पहुंचती है तो रेवा जी उनसे पूछती है भाभी ईशानी आपके साथ नहीं आई। जिसे सुनकर सविता जी कहती है नहीं रेवा, वो अभी सो रही है इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं, और वैसे भी उसके साथ जो हुआ है उसके बाद उसको प्रॉपर नींद की जरूरत है, इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन उन दोनों की बात सुनकर वहां पर बैठे दो लड़के कुछ नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। उनमें जो बड़ा था वो कहता है मोम आप किसके बारे में बात कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसे सुनकर रेवा जी का ध्यान अपने बच्चों पर जाता है और मुस्कुराते हुए कहती है हम एक गुड़िया की बात कर रहे हैं। जिसके बाद रेवा जी दोनों लड़कों को ईशानी की पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर दोनों लड़के शॉक हो जाते हैं। बड़ा वाला जिसका नाम सम्राट सिंघानिया था वो थोड़े गुस्से में कहता है वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसे सुनकर प्रताप जी कहती है शांत हो जाओ सम्राट, उन सब उनके किए की सजा मिल चुकी है और वहां पर मौजूद बच्चों को भी बचा लिया गया है। जिसे सुनकर छोटा वाला जिसका नाम आदित्य था वो कहता है लेकिन दादाजी इससे क्या हो जाएगा, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो छुपकर ये काम करते होंगे, जिससे कितने बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है, कितने परिवार इस वजह से बिखर जाते हैं। और जैसे मोम ने बताया वो बच्ची भी सब भूल चुकी है, उसे अपने फैमिली के बारे में कुछ याद ही नहीं। जिसे सुनकर सविता जी कहती है इसलिए मैं इस बारे में कुछ सोचा है। इतना कह वो प्रताप जी की तरफ देखती है और कहती है पापा मैं चाहती हूँ कि मैं और अतुल मिलकर ईशानी को अडॉप्ट कर लेंगे, ताकि उसे अपनी फैमिली की कमी न महसूस हो और हमें भी। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। उनकी बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर एकदम से सन्नाटा पसर जाता है। सबकी नज़र प्रताप जी पर थी। सब जानना चाहते थे कि उनका क्या रिएक्शन होगा। थोड़ी देर बाद प्रताप जी एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं सविता बहू तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है, लेकिन हम सिर्फ खुद से डिसाइड करके नहीं कर सकते हैं, हमें उस बच्ची से भी पूछना होगा कि वो हमारे साथ रहना चाहती है या नहीं। इसके लिए उसे थोड़ा वक्त दो, कुछ दिन का। उसके बाद पूछना कि वो हमारे साथ रहना चाहती है या वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है। अगर वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहेगी तो हमें उसे जाने देना होगा, और अगर वो हमारे साथ रहने के लिए मान जाती है तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। वैसे भी अब उसे हर किसी से बचाना होगा, क्योंकि वो लड़की अब नॉर्मल नहीं रही है, और ये बात यहाँ पर बैठा हर एक शख्स जानता है। और सविता बहू तुम अपनी तरफ कोशिश करो, लेकिन ध्यान रहे उस पर दबाव मत डालना। जिसे सुनकर सविता जी काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहती है जी पापा जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, और आज मैं अतुल को भी घर आने के लिए कहती हूँ ताकि उनको ये बात बता दूँ। जिस पर दादाजी अपना सर हाँ में हिला देते हैं। जिसके बाद सभी ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट करने के बीच में सविता जी की नज़र एक और जाती है जहां से ईशानी अपनी आंखों को मसलते हुए आ रही थी। जिसे देखकर सविता जी मुस्कुराती है और वो उठकर उसके तरफ जाती है। सब लोग उन्हें देखने लगती है, वही उन दोनों लड़कों की भी नज़र उस तरफ जाती है, लेकिन वो ईशानी को सही देख नहीं पाते हैं। सविता जी ईशानी के पास आती है और कहती है ईशानी बच्चा। उनकी आवाज़ सुनकर ईशानी उन्हें देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें सही से नहीं खुल रही थी। लेकिन इतना वो देख लेती है कि सामने कौन है, इसलिए वो कहती है आंटी मेरी आंखें नहीं खुल नहीं रही है सही से। जिसे सुनकर सविता जी मुस्कुराती है और कहती है आओ मेरे साथ। इतना कहकर वो उसे वापस कमरे में ले जाती है और कमरे में लाने के बाद उसे वॉशरूम में ले जाती है और उसका मुंह धुलवाती है। जिसके बाद ईशानी को सब अच्छे से दिखाई देने लगता है। ऐसा इसलिए उसके साथ हुआ था क्योंकि ईशानी काफ़ी टाइम से सोई भी नहीं थी सही से, फिर वो रियल लाइफ में हो या नोवेल में। ईशानी का फैसला। चैप्टर 9। जब ईशानी को सही से सब कुछ दिखाई देने लगता है तो वो सविता जी देखकर कहती है थैंक यू आंटी। जिस पर सविता जी कहती है इट्स ओके बेटा, चलो अब जल्दी से शावर ले लो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ।
इतना कहकर सविता जी बाहर चली जाती है, जिसके बाद ईशानी शावर लेती है और उसके बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आती है, जहां सविता जी उसके कपड़े मंगवा लिए थे, जिन्हें वो ईशानी को देकर कहती है लो बेटा इस जल्दी से पहन कर आ जाओ, जिसे ईशानी जल्दी से पहन लेती है। उसके बाद सविता जी ईशानी को अपने हाथों से तैयार करती है और उसके बाद उसको अपने साथ बाहर लेकर आती है। अब तक सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था लेकिन फिर भी सब वही बैठे थे। जब सविता जी ईशानी को लेकर वहां आती है तो सब उसे देखने लगती है, क्योंकि ईशानी उस ड्रेस में इतनी प्यारी लग ही रही थी। अब जाकर सम्राट और आदित्य ने ईशानी को देखा था, जिसे देखकर उनकी आंखें चमकने लगी थी जैसे उन्हें कोई खिलौना मिल गया था। ईशानी जब वहां सब लोगों को देखती है तो सबको देखकर कहती है गुड मॉर्निंग एवरीवन, जिसे सुनकर सब मुस्कुराते हैं और सब बारी बारी उसे भी विश करते हैं। हालांकि ईशानी के चेहरे पर कोई इमोशन शो नहीं हो रहा था और इसकी वजह भी उस पर हुए उन सारे एक्सपेरिमेंट ही है, जिस वजह से ईशानी अपने इमोशन शो नहीं कर पा रही थी, लेकिन अंदर से उसे सब कुछ फील हो रहा था। सविता जी सम्राट और आदित्य से भी ईशानी को मिलवाती हूँ तो ईशानी उन दोनों को भी हेलो कहती है, जिसके बाद इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। करीब 1 महीने बाद ईशानी अब तक पूरी फैमिली से घुल मिल गई थी। वहां पर हर मेंबर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। ईशानी को आज तक इतना सेफ और स्पेशल फील नहीं हुआ जितना कि उसे इस 1 महीने में हुआ है। वही सविता जी ने अपने पति यानी अतुल सिग्नाया को भी सब बता दिया था, जिसके बाद वो जब ईशानी से मिले तो उन्होंने भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, एक अच्छे बाप की तरह। रात को उसके दोनों भाई उसका ख्याल रखते थे, क्योंकि अभी कुछ ऐसा था जो ईशानी को रात में बेचैन कर देता है, जिससे ईशानी की नींद खुल जाती थी। तब सम्राट और आदित्य ही उसका ख्याल रखते थे। कई बार तो दोनों ईशानी का ख्याल रखते हुए वही उसके पास ही सो जाते थे। लेकिन आज की बात अलग थी, क्योंकि आज सविता जी और अतुल दोनों मिलकर ईशानी से वो सवाल पूछना चाहते थे जिसे वो इतने दिन से पूछना चाहते थे। सबके हंसी खुशी के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग हाल में आ जाते हैं। सविता जी ईशानी को सोफे में बैठाकर उसके पास खुद बैठकर उससे कहती है ईशानी बेटा हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इतना कहकर वो अतुल को देखती है, जिस पर अतुल ईशानी को देखता है बेटा क्या आप हमारे साथ ही रहना चाहोगे? क्या आप हम दोनों को अपने मोम डैड के रूप में एक्सेप्ट करोगे? ये सुनकर ईशानी कुछ पल शांत हो जाती है। एकदम वो क्या सोच रही थी ये किसी को नहीं पता। उसे एकदम से चुप देखकर अतुल जी और सविता जी घबराने लगते हैं। रेवा जी सविता जी के पास आती है उनको संभालने के लिए। ईशानी को चुप देखकर प्रताप जी कहते हैं अगर ईशानी नहीं चाहती है हमारे साथ रहना तो उस पर दबाव मत बनाओ, मैं जल्दी उसकी फैमिली का पता करके उसके पास भेज दूंगा। लेकिन तभी ईशानी की आवाज़ सबको सुनाई पड़ती है मैंने तो ऐसा नहीं कहा दादाजी। जिसे सुनकर प्रताप जी उसे देखते हैं और कहते हैं तो क्या बेटा आप हमारे साथ रहना चाहती हो? जिसे सुनकर ईशानी कुछ पल के लिए चुप रहती है और फिर कहती है दादाजी मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी फैमिली कौन है कैसी है, लेकिन इस 1 महीने में आप लोगों ने मुझे जितना प्यार जितने केयर करी है शायद मेरी फैमिली ऐसे नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो शायद मैं आज इस हाल में नहीं होती। जो दर्द मैंने 5 साल की उम्र से झेल रही थी वो ना झेलती। ईशानी की बातों में उसका दर्द साफ झलक रहा था जो नोवेल वाली ईशानी ने झेला था, क्योंकि नोवेल की ईशानी ने ऐसा ही दर्द झेला था, वो भी 18 साल की उम्र तक। उसके बाद वो एक इमोशनलेस लड़की बन गई थी, जिसको किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे खुद कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था। एक्सपेरिमेंट के बाद से वो उन लोगों के लिए काम करने लगी थी, फिर चाहे वो गलत हो या सही, और आखिर में उन लोगों की वजह से वो मारी गई। नोवेल वाली ईशानी कभी उस दुनिया से बाहर ही नहीं गई थी, और अगर वो कभी ऐसा करने की सोचती थी तो उसे फिर से वही टॉर्चर किया जाता था। ये सब याद कर ईशानी एकदम से होश में आती है तो उसे एहसास होता है कि किसी ने उसको गले लगाया हुआ है। ईशानी ने उस शख्स को देखा, वो कोई और नहीं सविता जी थी, जो उसे गले लगाए शायद रो रही थी। सबकी खुशी चैप्टर 10। तो रो रही है तो ईशानी के हाथ अपने आप सविता को गले लगा लेते हैं और ईशानी उनसे कहती है रोए मत माँ। ये सुनकर सविता जी जो रही थी वो अचानक से दूर होकर ईशानी को देखने लगती है और कहती है तुमने अभी अभी क्या कहा? जिसे सुनकर ईशानी कहती है क्या आपको पसंद नहीं आया माँ कहना? जिसे सुनकर सविता जी उसे फिर से गले लगाते हुए कहती है नहीं बच्चा ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मुझे माँ पुकारा। सालों से तरस रही हूँ ये सुनने के लिए, आज आपने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी बेटा। तभी अतुल जी ईशानी से कहते हैं ये तो गलत बात है प्रिंसेस, आपने सिर्फ माँ ही बोला हा और डैड कौन बोलेगा? जिसे सुनकर ईशानी उनकी तरफ देखती है और कहती है ऐसा नहीं है पापा, माँ रो रही थी इसलिए मुझे उन्हें रोता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगा। जिसे सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वही सविता जी ईशानी की बात सुनकर ईशानी से कहती है अगर ऐसा है तो आज से मैं कभी भी नहीं रोऊंगी, क्योंकि मेरी बच्ची को नहीं पसंद। इतना कहकर वो ईशानी को कसकर गले लगा लेती है। तभी अतुल जी कुछ सोचकर प्रताप जी से कहते हैं पापा क्यों ना हम ईशानी के लीगली अडॉप्ट के बाद एक पूजा घर में रखवा ले ईशानी के नाम पर। जिसे सुनकर प्रताप जी कहते हैं बिल्कुल सही सोचा है अतुल तुमने, तुम पंडित जी को बुला लो।
लीगली फॉर्मेलिटी के बाद हम पूजा रख लेंगे। जिसे सुनकर सब हामी में अपना सर हिला देते हैं। फिर क्या था, कुछ घंटों में अतुल जी और सविता जी ने ईशानी को लीगल तौर पर अडॉप्ट कर लिया था कि तभी राजेंद्र जी को कुछ याद आता है, जिसे याद करके वो कहते हैं, अरे हाँ मैं एक चीज़ भूल गया। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाते हैं और वही ब्रेसलेट लेकर आते हैं जो उस लड़की ने दिया था। उसको वो ईशानी के हाथों में पहनाते हुए कहते हैं, ईशानी बेटा ये एक लड़की ने दिया है जो मुझे उसी अनाथ आश्रम में मिली थी। वो कह रही थी तुम उसकी दोस्त हो। जिसे सुनकर ईशानी बुदबुदाती है, मेरी दोस्त, पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। जिसे सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं, हो सकता है तुम भूल गई थी। वो कह रही थी तुमने हर बार उसको और बाकी बच्चों बचाया है, और इस बार भी। उसने बताया कि उसे भी एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं वहां वक्त पर पहुंच गया और उन लोगों को बचा लिया। इसलिए उसने ये ब्रेसलेट दिया है और उसने कहा है ये तुम कभी अपने हाथ से मत उतारना है, इसलिए क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी वो तुम्हें देखे तो पहचान ले। जिसे सुनकर ईशानी उस ब्रेसलेट को देखती है, जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था वो लड़की जरूर किसी बड़ी फैमिली से होगी। तभी राजेंद्र जी कहते हैं, और पता है उसने तुम्हारा नाम भी बताया था। तुम्हारा नाम ईशानी नहीं बल्कि मेघा है। जिसे सुनकर ईशानी अपना सर झुका लेती है और कहती है, सॉरी अंकल, उस वक्त मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने अपना नाम ईशानी बता दिया। जिसे सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, और तुम मुझे अंकल क्यों कह रही हो, अब तो मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूँ, इसलिए आज से तुम मुझे बड़े पापा ही कहकर ही बुलाना, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा। जिसे सुनकर सबके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। ईशानी को खुशी फील होती है, लेकिन उसकी खुशी चेहरे पर नहीं आ पाती है। जिसे महसूस करके ईशानी की आंखों में उदासी आ जाती है। जिसे देखकर अतुल जी उसके पास आते हैं और कहती है, उदास मत हो बच्चा, तुम ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना। तुम जानती नहीं हो मैं कितना बड़ा डॉक्टर हूँ। जिसे सुनकर सम्राट ईशानी के पास आता है और कहता है, हाँ प्रिंसेस, चाचा बहुत बड़े डॉक्टर है, वो तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे, फिर तुम भी नॉर्मल लोगों के तरह हंस सकोगी, स्माइल कर सकोगी। हम तो ऐसे उदास मत हो, वरना हम भी उदास हो जाएंगे। जिसे सुनकर ईशानी तुरंत कहती है, नहीं भाई, मैं उदास नहीं हूँ, आप भी मत हो, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जिसे सुनकर सम्राट कहता है, तो फिर वादा करो प्रिंसेस कि तुम इस वजह से उदास नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों पूरी तरह से चाचू पर विश्वास है कि वो तुम्हें ठीक कर देंगे। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, ठीक है भाई, मैं वादा करती हूँ आगे से इस वजह से मैं कभी उदास या दुखी नहीं होंगी, फिर चाहे ये ठीक हो या ना। जिसे सुनकर अतुल उसके सर को सहलाते हुए कहता है, तुम जरूर ठीक हो जाओगी प्रिंसेस, मैं करूँगा। इसी तरह आज का दिन बीत जाता है। हमेशा की तरह सम्राट और आदित्य ईशानी के सोने के बाद दोनों उसके कमरे में आते हैं, और जब वो श्यो हो जाते हैं, ईशानी गहरी नींद में है, तो वो आराम से वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जैसा तय हुआ था, पंडित जी ईशानी के नाम पर पूजा करते हैं और उसका नामकरण फिर से करते हैं, जिसमें ईशानी का नाम ईशानी ही रखा जाता है। अब उसका पूरा नाम ईशानी सिंघानिया था। पूजा के बाद पंडित जी को खाना खिलाकर विदा कर दिया जाता है और अतुल जी ईशानी को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, क्योंकि ईशानी के टेस्ट कराने जो थे, ताकि पता चल सके कि ईशानी का इलाज किस तरह से किया जा सके। अटैक चैप्टर 11। थोड़ी देर बाद अतुल जी की कार एक हॉस्पिटल के अंदर आकर रुकती है। वो हॉस्पिटल सिंघानिया हॉस्पिटल के नाम पर ही था, क्योंकि ये हॉस्पिटल उन लोगों ने ही मंगवाया था। अतुल जी यहाँ के डायरेक्टर और सीईओ थे। कार के रुकने पर अतुल जी ईशानी को लेकर बाहर निकलते हैं और हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जो डॉक्टर और नर्स उन दोनों को देख रहे थे, वो सब भी जानना चाहते थे कि जो अतुल सर के साथ लड़की है वो कौन है, लेकिन उन्हें नहीं पता था और न ही वो पूछ सकते थे, क्योंकि हर को अतुल जी से डरता था। लेकिन अतुल जी इन सब चीज़ों को इग्नोर करके ईशानी को अपने केबिन में जाते हैं, जहां वो खुद ईशानी को चेक करने वाले थे। लेकिन अकेले नहीं, उन्होंने डॉक्टर माथुर को बुलाया, जिन्होंने पहले ईशानी का ट्रीटमेंट किया था जब वो सबसे पहले घर आई थी, या ये कहे राजेंद्र जी उसे लाए थे। ये वही डॉक्टर थे। थोड़ी देर में डॉक्टर माथुर अतुल के केबिन में आते हैं। केबिन में आते ही उनकी नज़र ईशानी पर जाती है, जिसे देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हेलो बेटा, अब आप कैसी हो? जिसे सुनकर ईशानी उनको देखती है और कहती है, आप कौन? जिसे सुनकर डॉक्टर माथुर हंसते हुए कहते हैं, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूँ जिसने आपका इलाज किया था जब आप घर आई थी। जिसे सुनकर अतुल जी कहते हैं, प्रिंसेस ये डॉक्टर माथुर है, इन्होंने ही आपका इलाज किया था जब आप बड़े पापा के साथ पहले बार घर आए थे। जिसे सुनकर ईशानी कहती है, ओह तो वो आप है, थैंक यू डॉक्टर। ईशानी सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर इमोशन शो होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसे डॉक्टर माथुर नोटिस करते हैं। तभी अतुल जी कहते हैं, डॉक्टर माथुर मैं ईशानी को चेकअप के लिए लाया हूँ, आपने कहा था ना? जिसे सुनकर डॉक्टर माथुर कहते हैं, हाँ मुझे याद है सर। जिसे सुनकर अतुल कहते हैं, डॉक्टर माथुर एक और प्रॉब्लम है, ईशानी जब से घर में आई है तब से वो अपने इमोशन नहीं शो कर पा रही है।
और ये बात वो खुद महसूस कर रही है, जिसे सुनकर डॉक्टर माथुर सर ये तो चेकअप करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह आपने फ़ोन पर कंडीशन बताई है मुझे शक है कुछ चीज़ों पर, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता है जब तक सारे टेस्ट नहीं हो जाते। जिसे सुनकर अतुल जी कहते हैं तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे मेरी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक चाहिए। जिसे सुनकर डॉक्टर माथुर कुछ समझ नहीं पाते हैं। आपके कहने का क्या मतलब है सर? जिसे सुनकर अतुल जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं यही कि मैंने और सविता ने मिलकर ईशानी को अडॉप्ट कर लिया है, अब ये हमारी प्रिंसेस है, हमारी बेटी। जिसे सुनकर डॉक्टर माथुर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वो खुशी के साथ कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है सर, चलिए चलते हैं फिर ईशानी का चेकअप करने के लिए। जिसके बाद डॉक्टर माथुर और अतुल जी मिलकर ईशानी का चेकअप करते हैं वहीं पर। लेकिन इस बीच हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग घूम रहे थे जो काले कपड़ों में घूम रहे थे। उधर ईशानी का चेकअप हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है। वही लोग जो अभी तक बाहर घूम रहे थे वो हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके थे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिससे कुछ लोग तुरंत मारे जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं और कुछ लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इससे तुरंत हॉस्पिटल में सायरन बजने लगता है। ये सायरन जैसे अतुल जी के केबिन में सुनाई पड़ता है, अतुल जी और डॉक्टर माथुर तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। आवाज़ तो ईशानी के कानों पर भी जाती है, लेकिन उसका चेहरा ऐसा रहता है जिससे कोई नहीं समझ पाता है कि वो क्या सोच रही थी इस वक्त। डॉक्टर माथुर कहते हैं सर मैं देखता हूँ। जिसे सुनकर अतुल जी कहते हैं रुको मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो ईशानी को देखते हैं और कहते हैं प्रिंसेस कुछ भी हो जाए बाहर मत आने, समझिए आप। जिस पर ईशानी अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसके बाद अतुल जी और डॉक्टर माथुर बाहर निकल जाते हैं। आवाज़ें आना अभी बंद नहीं हुई थी, लेकिन हाँ कम जरूर हो गई थी। धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। ईशानी से अब इंतजार करना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो उठती है और केबिन के बाहर आ जाती है। वो इधर उधर देखती है, वो बगल में रखे हॉस्पिटल के इक्विपमेंट देखती है जिसमें कई धारदार चीजें थी। ईशानी उन्हें उठा लेती है और आगे बढ़ जाती है। इधर हॉस्पिटल के हाल में जहां पर रिसेप्शन एरिया था, वहां उन्हीं लोगों ने बहुत लोगों को बंदी बनाया हुआ था, जिसमें कई डॉक्टर भी शामिल थी, डॉक्टर माथुर खुद भी और अतुल जी भी। कई पेशेंट भी शामिल थी। वही उन लोगों का जो लीडर था, उनकी डिमांड ये थी उनके साथी को जेल से छोड़ दिया जाए, साथ में 4 कार और 2 चॉपर, ताकि वो अपने साथी को लेकर आराम से निकल सके। अगर पुलिस उनकी डिमांड को पूरा करती है तो वो यहाँ पर जितने डॉक्टर और जितने भी लोग हैं उन्हें कुछ नहीं करेंगे। और साथ में वो एक वार्निंग भी दे रहे थे, अगर पुलिस या गवर्नमेंट ने कोई चालाकी की तो यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। ईशानी का बेहोश होना, चैप्टर 12। ये सब ईशानी के कानों में भी पड़ता है, जिसके पड़ते ही उसकी आंखें लाल होने लगती है। उसने जो अपने हाथ में सर्जरी वाले इक्विपमेंट पकड़े थे, उसकी पकड़ उसमें टाइट हो जाती है। वो हाल से कुछ दूरी पर ही खड़ी थी, जहां से उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था और सुनाई भी, और वो साफ साफ देख पा रही थी कि वहां कई लोग थे, जिसमें से अतुल जी यानी अब उसके डैड और डॉक्टर माथुर जैसे कई डॉक्टर और पेशेंट भी शामिल थी। ईशानी जल्दी से दिमाग चलाने लगी। फौरन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बाहर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल की लाइट एकदम से चली जाती है, जो ईशानी ने ही की थी। लाइट चली जाने से एक बार फिर से हड़कंप मच जाता है। वो लीडर चिल्लाने लगता है लाइट कैसी गई? अगर ये सब तुम लोगों में से किसी ने किया है तो आज कोई यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जा पाएगा। लेकिन उसने बस इतना ही कहा था कि अंधेरे में एक छोटी सी परछाई आती है और उसका गला चीरकर चली जाती है। वो लीडर करहाता और तड़पते हुए वही अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद एक एक कर उस लीडर के लोगों का हाल वही होने लगता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कौन है ये जिसे देख पाना मुश्किल है, इसलिए जो लोग बचे थे वो अंदाजे में ही फायरिंग करने लगते हैं। वही ईशानी अंधेरे में सब कुछ अच्छे से देख पा रही थी, शायद इसलिए जो उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है इस वजह से वो साफ साफ देख पा रही थी कि जो बचे हुए लोग थे वो सब अंदाजे में ही फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन तभी वो देखती है एक गोली सीधा उसके डैड को लगने वाली थी। वो तुरंत उस तरफ भागती है और अतुल जी को वहां से धकेल देती है, जिससे अतुल जी लुढ़क जाते हैं। लेकिन जो गोली उन्हें लगने वाली थी वो ईशानी के बाह में लग जाती है, जिससे उसकी कराह निकल जाती है। ये कराह अतुल जी के कानों में भी पड़ती है, जिसे वो तुरंत पहचान जाता है। वो धीरे से बुदबुदाते हैं प्रिंसेस। इतना कहकर वो इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग खड़े थे और वो शायद अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। लेकिन तभी वो देखते हैं एक परछाई तेजी से आती है और उन सब का गला चीरते हुए वहां से निकल जाती है और वो सब धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अब कोई नहीं बचा था। थोड़ी देर बाद अचानक से लाइट वापस आ जाती है, जिस पर सब लोग जो नज़ारा देखते हैं उसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है, यहाँ तक अतुल जी खुद भी। लेकिन डॉक्टर माथुर को कुछ समझ में आ गया था कि ये किसने किया होगा। डॉक्टर माथुर फौरन वहां से अतुल जी के केबिन में जाते हैं, जिसे देखकर अतुल जी भी पीछे जाते हैं। वही बाकी सब तो बाहर निकलने लगे थे।
बाहर जब पुलिस और बाकी फोर्स जैसे ही ये देखती है, वो फौरन अलर्ट हो जाती है और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या हुआ, जिस पर उन्हें पता चलता है कि अंदर क्या हुआ है, जिसे पता चलते ही पुलिस फौरन अंदर जाती है और जैसे ही पुलिस अंदर जाकर वो नज़ारा देखते हैं उनकी भी रूह कांप जाती है। जितने भी आदमी थे सब मारे गए थे और वो भी एक ही तरीके से। वही डॉक्टर माथुर और अतुल जी जल्दी से उसी केबिन में आते हैं और वहां आकर वो दोनों जैसे ही ईशानी की हालत को देखते हैं सब समझ जाते हैं। अतुल जी जल्दी से आगे आते हैं और ईशानी को देखते हैं, प्रिंसेस प्रिंसेस होश में आओ। लेकिन ईशानी होश में नहीं आती है क्योंकि जो गोली उसकी बाह में लगी थी उससे खून काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। जिसे देखकर डॉक्टर माथुर कहते हैं सर हमें जल्दी करना होगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर पुलिस वालों को पता चला कि, जिसे सुनकर अतुल जी कहते हैं नहीं मेरी प्रिंसेस ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं गलत किया है, मैं अपनी प्रिंसेस को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो ईशानी को अपने गोद में उठाते हैं और वहां से पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं, साथ में डॉक्टर माथुर भी। वही मेंशन में सब बहुत परेशान हो रहे थे। सविता जी का तो रो रो कर हाल बेहाल हो गया था। लेकिन तभी प्रताप जी फोन बजता है, जिन्हें उठाकर वो बात करने लगते हैं। बात करते हुए प्रताप जी का चेहरा सीरियस होता है। बात करने के बाद प्रताप जी अपने बड़े बेटे यानी राजेंद्र जी को कहते हैं जाओ जाकर हॉस्पिटल वाला केस संभालो जाकर, और ध्यान रहे सब कुछ देख और समझ करके करना। जिसे सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं पापा। जिसे सुनकर प्रताप जी कहते हैं समझ जाओगे, पहले वहां पहुंचो। जिसे सुनकर राजेंद्र जी अपना सर हाँ में हिलाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरह अतुल जी ईशानी को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं और ईशानी को एडमिट कराते हैं और खुद उसका इलाज करते हैं। आज उनके हाथ पहली बार कांप रहे थे। डॉक्टर माथुर उन्हें देखकर कहते हैं सर खुद को संभालिए। जिस पर अतुल जी एक गहरी सांस लेते हैं और ईशानी का इलाज करने लगते हैं। करीब 2 घंटे बाद अतुल जी औरती से बाहर आते हैं और बाहर आकर वो बाहर ही बैठ जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मिस्टर माथुर भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं और उन्हें संभालते हुए कहते हैं सर चिंता मत कीजिए वो ठीक हो जाएगी। जिसे सुनकर अतुल जी कहते हैं कैसे चिंता न करूं डॉक्टर माथुर, वो गोली मेरे लिए थी, लेकिन मेरी बच्ची ने वो गोली अपने ऊपर ले ली ताकि मुझे कुछ न हो जाए। ये कहते हुए अतुल जी रोने लगते हैं। सबूत मिटाना चैप्टर 13। उन्हें इस तरह से रोते देखकर डॉक्टर माथुर उन्हें संभालते हैं। थोड़ी देर बाद ईशानी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद डॉक्टर माथुर अतुल जी से कहते हैं सर मेरे ख्याल से आपको अब ये खबर सबको बता देनी चाहिए। वहां पर सब परेशान हो रहे होंगे। जिसे सुनकर अतुल जी को याद आता है कि उन्होंने अभी इसकी खबर अभी तक किसी को दी ही नहीं है, इसलिए वो अपना फ़ोन ढूंढते हैं। जिसके बाद वो घर के लैंडलाइन में कॉल करते हैं। सब इस वक्त हाल में ही बैठे थे। लैंडलाइन फ़ोन बजते ही प्रताप जी उठा लेते हैं और अपनी रौबदार आवाज़ में बोलते हैं हेलो। जिसे सुनकर अतुल जी बोलते हैं हेलो पापा, मैं बोल रहा हूँ। प्रताप जी पहचान जाते हैं, इसलिए वो बोलते हैं तुम कहाँ हो अतुल। जिसे सुनकर अतुल कहता है पापा मैं इस वक्त दूसरे हॉस्पिटल में हूँ, आप जल्दी से वहाँ आ जाइए प्लीज़, हो सकते तो जल्दी आ जाइए। इसके साथ ही कॉल कट जाता है क्योंकि अतुल जी के फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, जिससे उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र जी जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और जब वो उन मरे लोगों की हालत देखते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं। जिसके बाद वो छानबीन करते हैं, जैसे कि प्रताप जी ने कहा था तो वो अच्छे से छानबीन करते हैं। इसलिए वो सबसे पहले सीसीटीवी रूम में जाकर सारी रिकॉर्डिंग्स अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद एक एक चीज़ सही से देखते हैं तो उन्हें कुछ इक्विपमेंट्स को देखते हैं जिसमें खूब खून लगा हुआ था। जिसे देखकर वो अपने पास एक रुमाल निकालते हैं और इधर उधर देखते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि कोई इधर नहीं देख रहा है, वो फौरन रुमाल गिरा देते हैं और उस रुमाल के जरिए उन इक्विपमेंट्स को उठाकर अपने जेब में उठा लेते हैं और अपने जेब में रख लेते हैं। ये वही इक्विपमेंट्स थे जिससे ईशानी ने सबको मारा था। लेकिन अभी ये बात राजेंद्र जी को नहीं पता था, ये बात सिर्फ अतुल जी और डॉक्टर माथुर ही जानते थे। उसी वक्त उनका फ़ोन बजता है, इसलिए वो अपना फ़ोन देखते हैं तो उसमें डेड शो हो रहा था। वो फ़ौरन कॉल उठा लेते हैं और बोलते हैं हाँ सर। जिसे सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ प्रताप जी बोलते हैं काम हो गया हो, जल्दी वेदांता हॉस्पिटल पहुंचो। जिसे सुनकर राजेंद्र जी घबरा जाते हैं, क्या हुआ सर, कुछ हो गया है क्या। जिसे सुनकर प्रताप जी कहते हैं जल्दी पहुंचो, वहीं जाकर पता चल पाएगा। इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। लेकिन उनकी बात सुनकर राजेंद्र जी घबरा जाते हैं, इसलिए वो सबको जल्दी काम खत्म करने के लिए कहते हैं ताकि वो जल्द से जल्द वेदांता हॉस्पिटल पहुंच सके। वही वेदांता हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल था जहां ईशानी एडमिट थी। ईशानी के वार्ड में अतुल जी इस वक्त ईशानी के पास ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद वार्ड का डोर खुलता है, जिसकी हल्की सी आवाज़ से अतुल जी उस तरफ देखने लगते हैं जहां पूरी सिंघानिया फैमिली खड़ी थी। सबसे आगे खड़े थे प्रताप जी, जिन्हें देखकर अतुल जी खड़े हो जाते हैं और उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तब प्रताप जी ईशानी को एक बार देखते हैं और फिर कहते हैं सविता बहू तुम यही रहो, बाकी सब बाहर चलो। जिसे सुनकर सविता जी तुरंत ईशानी के पास चली जाती है और बाकी सब बाहर आकर प्रताप जी अतुल जी से पूछते हैं
क्या हुआ था वहाँ और ईशानी कैसे यहाँ इस हाल में पहुंची, जिसे सुनकर अतुल जी प्रताप जी यानी अपने डैड को देखते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें एक एक करके सारी बातें बताने लगते हैं। जैसे जैसे सब उनकी बातें सुनते हैं सब शौक हो जाते हैं। शौक और हैरान तो प्रताप जी भी हो गए थे, लेकिन वो अपना चेहरा ऐसा बनाए रहते हैं कि किसी को पता नहीं चल पाता है। पूरी बात सुनकर सम्राट कहता है, क्या सच में चाचू, जिसे सुनकर अतुल जी कहते हैं हाँ ये सच है, जिसे सुनकर प्रताप जी कहते हैं ठीक है तुम जाओ ईशानी के डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवाओ, हम उसे यहाँ नहीं रहने दे सकते हैं इसलिए उसे घर ले जाने की तैयारी करो और सम्राट अपने डैड को फ़ोन कर दो कि वो सीधे घर पहुँचे, यहाँ आने की अब ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर सम्राट कहता है जी दादू, इतना कहकर वो वहाँ से थोड़ी देर में चला जाता है और फिर करीब आधे घंटे बाद ही सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं ईशानी को लेकर। ईशानी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था जिसमें सम्राट और आदित्य भी थे। उधर राजेंद्र जी जैसे ही केस से फ्री होते हैं वैसे वो वापस घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सम्राट ने उन्हें पहले ही फ़ोन करके बता दिया था। मेंशन पहुंचते ही ईशानी को कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ईशानी को अभी होश नहीं आया था, जिस वजह से जो भी इक्विपमेंट जरूरी थी वो सब ईशानी के कमरे में लगा दिए गए थे। जिसके बाद सविता जी ईशानी के पास रहती है, बाकी सब हाल में आ जाते हैं। तभी राजेंद्र जी भी वहां आ जाते हैं और आते ही पूछते हैं क्या हुआ पापा, आप हॉस्पिटल क्यों गए थे। जिसे सुनकर प्रताप जी कहते हैं ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम वहां से क्या क्या लाए हो। जिसे सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं मैं वहां की सारी रिकॉर्डिंग लाया हुआ हूँ और कुछ इक्विपमेंट्स है जिनमें काफ़ी खून लगा था है, शायद जिसने भी मारा होगा उसने इन्हीं इक्विपमेंट यूज़ किया होगा। जिसे सुनकर प्रताप जी अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं वो रिकॉर्डिंग जो लाए हो उसे लगाओ ज़रा। ईशानी की कंडीशन चैप्टर 14। जब सब लोग वो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, कैसे ईशानी ने सबको मारा था, जिसे देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। लेकिन प्रताप जी के चेहरे पर एक स्माइल देखी जा सकती थी, जैसे वो कुछ सोच रहे हों। आदित्य शौक होते हुए कहता है क्या ये हमारी प्रिंसेस है। उसकी आवाज़ से सब होश आते हैं, नहीं तो सब वो वीडियो ही देखने में इतना शौक हो गए थे कि उन्हें होश ही नहीं रहा। आदित्य की बात सुनकर प्रताप जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ ये हमारी प्रिंसेस है राजेंद्र, जैसा कि ईशानी ने हमें बताया है कि उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है और ये फ़ैसला ईशानी के लिए सही रहेगा। ईशानी को तैयार करो एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की वजह से ईशानी को बहुत कुछ मिला है और मुझे शक है कि वो लोग ईशानी को अभी भी ढूंढ रहे होंगे, इसलिए कहीं वो गलत हाथों में न चला जाए, उससे अच्छा हम उसे तैयार करें अपने देश के सुरक्षा के लिए। जिसे सुनकर राजेंद्र जी कहते हैं वो तो ठीक है पापा, लेकिन क्या ईशानी इसलिए तैयार होगी। जिसे सुनकर प्रताप जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना, मैं उसे तैयार करूंगा, वो मुझे मना नहीं करेगी। और ये हम इसलिए सिर्फ कर रहे हैं ताकि ईशानी गलत हाथों में न चला जाए बस। जिस पर सभी को उनकी बात सही लगती है, क्योंकि ईशानी थी ही पावरफुल। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। अगली सुबह सविता जी पूजा करने के बाद जब ईशानी के कमरे में पहुंची तो देखा ईशानी को होश आ चुका है और वो उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक हाथ में चोट की वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। जिसे देखकर सविता जी जल्दी से ईशानी के पास जाती है, आराम से बेटा, इतना कहकर वो ईशानी की मदद करती है उठने में और उसको अच्छे से बैठा देती है और फिर वो उससे पूछती है अब कैसा फील हो रहा है बच्चा। जिसे सुनकर ईशानी कहती है मैं अब ठीक हूँ माँ, बस दर्द हो रहा है। जिसे सुनकर सविता जी कहती है ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाकर आती हूँ, हम और बाकी सबको भी बता देती हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। इतना कहकर वो बाहर आ जाती है और सबको बता देती है, जिसके बाद सब ईशानी से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। आदित्य और सम्राट उसके बगल में बैठ जाते हैं और सम्राट तो एक गीला कपड़ा ले आता है और उससे ईशानी का चेहरा पोंछने लगता है, जिसे देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो ईशान को अच्छे से चेक करते हैं। डॉक्टर माथुर भी आते हैं। ईशानी को चेक करने के बाद वो डॉक्टर कहते हैं अब ये पूरी तरह से ठीक है और अच्छे से रिकवर भी कर रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डॉक्टर माथुर ईशानी को देखते हैं और फिर अतुल जी से कहते हैं सर ईशानी के सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है, आप देख सकते हैं। इतना कहकर वो एक फाइल अतुल जी के तरफ बढ़ा देते हैं, जिसे लेकर अतुल जी कहते हैं डॉक्टर माथुर ये मैं बाद में देख लूंगा, पहले आप सब बाहर चलिए, ईशानी को आराम करने की ज़रूरत है। सविता तुम यही रहो, मैं सम्राट के हाथों ब्रेकफास्ट यही भेज दूंगा ताकि तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो और ईशानी को भी खिला दो। इसके बाद सब बाहर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सविता जी ईशानी के कपड़े बदलने में उसकी हेल्प करती है। इधर बाहर हाल में अतुल जी वो फाइल देख रहे थे, जिसे देखकर वो एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, एक काम करो डॉक्टर माथुर, मास्टर से इस बारे में बात करते हैं। जिसे सुनकर डॉक्टर माथुर चौंक जाते हैं क्या मास्टर से, लेकिन वो मानेंगे भी, आप तो जानते हैं ना वो कैसे है, उन्हें इतनी आसानी से नहीं मनाया जा सकता है। जिसे सुनकर अतुल जी कहते हैं कोशिश करने में क्या जाता है,
अगर नहीं मानेंगे तो कोई और रास्ता निकालेंगे, लेकिन पहले से तो ऐसे मत कहो, क्या पता वो मान जाए, क्योंकि यहाँ बात ये बच्ची की है, न कि कोई ऐसा इंसान है जो अपने फ़ायदे के कर रहा है। वैसे भी ये अलग है थोड़ा केस, इसलिए मुझे लगता है वो मान जाएंगे। जिसे सुनकर डॉक्टर माथुर कहते हैं, अगर ऐसा है तो आप क्यों न एक बार ईशानी को लेकर उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया है। बहुत कम ही घर से निकलते हैं, शायद वो कोई दवा बना रहे हैं इसलिए वो उसी एक्सपेरिमेंट में लगे रहते हैं। जिसे सुनकर अतुल जी कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं ईशानी को लेकर एक बार जरूर उनके घर जाऊंगा, बस वो एक बार ठीक हो जाए। जिसे सुनकर डॉक्टर माथुर कहते हैं, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं सर, वो ठीक हो जाएगी। वैसे भी वो अब कोई नॉर्मल लड़की नहीं है जिसे ठीक होने में टाइम लगेगा, अब तक तो उसका घाव भर भी गया होगा। अगर आपने रिपोर्ट अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा। जिसे सुनकर अतुल जी कहते हैं, हाँ जानता हूँ, क्योंकि ईशानी की बॉडी में कई जानवरों का डीएनए है, इसलिए उसे ठीक होने में टाइम नहीं लगेगा। खैर डॉक्टर माथुर, आप ये बात सीक्रेट ही रखिएगा और किसी पता मत चलने दीजिए कि ईशानी इस वक्त कहा, खासकर तब तक जब तक ईशानी बड़ी न हो जाए। जिसे सुनकर डॉक्टर माथुर कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी को मैं पता नहीं चलने दूंगा। जिस पर अतुल जी अपना सर हाँ में हिला देते हैं और कहते हैं, आइए चलिए चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। 5 साल बाद और पार्टी। चैप्टर 15। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, ईशानी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद प्रताप जी यानी उसके दादाजी उसे तैयार करते हैं सीक्रेट एजेंट के लिए, ताकि ईशानी की ताकत का सही इस्तेमाल किया जा सके और ईशानी खुद को प्रोटेक्ट भी कर सके। इस बीच अतुल जी उसे अपने मास्टर के पास ले जाते हैं ताकि वो ईशानी का इलाज करा सके। वैसे तो उनके मास्टर काफ़ी फेमस है मास्टर मित्तल के नाम से, लेकिन उनका पूरा नाम योगराज मित्तल है, जो कई फील्ड में माहिर है, लेकिन वो ज़्यादातर अपना समय दवाइयों को बनाने में लगे रहते हैं और उन्हें कोई बीच में डिस्टर्ब करे तो उन्हें बहुत गुस्सा भी आ जाता है। ऐसा तब भी हुआ जब अतुल जी ईशानी को लेकर उनके घर में गए, तब वो अपनी दवाई बनाने में काफ़ी बिजी थे, लेकिन अतुल जी ऐसे अचानक आने से उन्हें काफ़ी गुस्सा आया था, इसलिए उन्होंने गुस्सा निकालने के लिए अतुल जी की तरफ अपनी छड़ी फेंक कर मारी। लेकिन जैसे ईशानी ने पहले अतुल जी को गोली लगने से बचा लिया था, वैसे वो इस बार कैसे उन्हें कुछ होने देती है, इसलिए बार भी उसने वो वार अपने ऊपर ले लिए। छड़ी सीधा उसके सर पर आकर लगी, जिससे उसके चेहरे पर एक कट का निशान बन गया। जैसे ही इस बात का एहसास दोनों को हुआ, दोनों उसकी तरफ दौड़ पड़े। तब से मास्टर मित्तल ने ईशानी को डॉक्टर की ट्रेनिंग भी देने लगे, साथ में उसका इलाज भी। वक्त के साथ ईशानी थोड़े थोड़े इमोशन शो करने लगी थी, जिसे देखकर हर कोई खुश था, ईशानी खुद भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख तो उसे होता था कि वो अपने इमोशन शो नहीं कर पा रही थी। शायद ये भी उसकी सज़ा का एक भाग था, लेकिन ईशानी को अभी भी वो बात याद थी जो उस आवाज़ ने कही थी उससे। यही बात कि कभी यहाँ के लोगों से ज़्यादा लगाव मत लगा लेना, वरना बाद में उसको ही परेशानी होगी। लेकिन ईशानी को अब थोड़ा मुश्किल लगने लगा था, वो उन सब लोगों से अटैच होने लगी थी, क्योंकि उसे कभी भी इतना प्यार नहीं मिला था। शायद इस वजह से धीरे धीरे ऐसे करके पूरे 5 साल बीत जाते हैं और इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। जैसे कि सिंघानिया फैमिली अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी और इसका सब बड़ा श्रेय उनके घर के दोनों बेटे यानी सम्राट और आदित्य पर जाता है, जो दोनों मिलकर सिंघानिया कंपनी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां पर पहुंचने का लोगों का सपना होता है। इसी खुशी में आज सिंघानिया मैंशन में एक ग्रांड पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी को रखने के लिए एक वजह और भी है, वो ये कि उनकी प्रिंसेस पूरे 2 सालों बाद वापस घर आ रही है, इसलिए सब बहुत एक्साइटेड थे और खुश भी। सबसे ज़्यादा खुश तो सविता जी थी, बाकी सब भी खुश थे, लेकिन सविता जी की खुशी अलग थी। आखिर उनकी खुशी की वजह भी तो उनकी प्रिंसेस भी बनी थी। प्रताप जी अब देश के प्राइम मिनिस्टर थे और राजेंद्र जी डीएसपी भी बन गए थे। जल्दी ही शाम हो जाती है और शाम होते ही मेंशन में गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए सिंघानिया फैमिली के कुछ मेंबर उनका वेलकम करने के लिए बाहर आ जाते हैं, जिसमें से प्रताप जी और उनके दोनों पोते यानी सम्राट सिंघानिया और आदित्य सिंघानिया, जो उनका गुरु थे, लेकिन जिसका सब इंतजार कर रहे थे, वो नहीं आ रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी प्रिंसेस मेंशन के पीछे बने हेलीपैड में लैंड कर चुकी थी अपने नए अवतार में। उसका जेट पूरा ब्लैक कलर का था और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था क्वीन, साथ में एक ताज भी बना था जो क्वीन का ही था। उस जेट के लैंड होते ही ईशानी पूरे काले कपड़ों में और अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए बाहर आती है। उसके साथ उसकी असिस्टेंट जिसका नाम श्रेया माथुर था, और वो माथुर फैमिली की बेटी है और माथुर फैमिली ईशानी के नाना नानी की फैमिली है, यानी सविता जी के मोम डैड की। माथुर फैमिली भी काफ़ी पावरफुल है। जेट से बाहर आते ही ईशानी सीधा पीछे के दरवाजे से मेंशन में एंटर कर जाती है और इधर उधर देखते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। वही श्रेया भी ऐसा करती है, क्योंकि उसे पता है दांत उसे पढ़नी ही पढ़नी है, फिर चाहे वो जल्दी आए या देर। लेकिन ये बात अभी किसी को नहीं पता थी कि ईशानी आ चुकी थी। वो लोग तो मेन गेट की तरफ देख रहे थे, कब उन्हें ईशानी आते हुए दिखाई दे जाए। सविता जी परेशान होते हुए कहती है, ये प्रिंसेस अभी तक आई क्यों नहीं?
अब तक आ जाना चाहिए। जिसे सुनकर रेवा जी कहती है भाभी आप क्यों परेशान हो रही है, प्रिंसेस आ जाएगी, आप क्यों अपना इतना बीपी लो कर रही है, सोचो अगर ये बात प्रिंसेस को पता चली तो कितनी दांत लगाएगी मुझे, आप जानती है ना। जिसे सुनकर सविता जी रेवा जी को देखते हुए कहती है तो उसे ये बात बताता भी कौन है। जिसे सुनकर रेवा जी कहती है हाँ मानती हूँ, मैं ही उसे ये बात बताती हूँ, लेकिन ये मैं आपके भले के लिए करती हूँ भाभी, कोई गलत काम तो नहीं करती हूँ ना। अब चलिए बाहर, आपका सब इंतजार कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, प्रिंसेस आ जाएगी हम अब चलिए। इतना कहकर रेवा जी उन्हें बाहर पार्टी में ले जाती है। कैसे लगी ये स्टोरी, हार्ट रिएक्शन दकर जरूर बिताइए, अगर पसंद आया हो तो गाइस फल बिताइए स्टोरी का इसी उसके बाद हाई ये स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा, इसे कोई फायदा नहीं है टू। ओके देन, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।